हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। मैं देवी सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी का। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 31 अगस्त तक एक बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जो कि ये हमारा कोर्स 750 रुपए में जो भटनेर आईएएस का जो ऐप है यहाँ पे मिल जाएगा। सारे वीडियोस मिलेंगे, करीब 80 या 85 के आसपास या 90 भी हो सकते हैं, इतना वीडियो मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी पूरा कंप्लीट किया जाएगा, साथ में पूरा हिंदी में पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सारा जो हमारा कोर्स है भटनेर आईएएस में, ये कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यूट्यूब में हमारे 60% कोर्सेस यानी 60% जो वीडियो हैं यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए यूपीएससी, सीएससी और सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यूपीएससी के लिए। तो ये और प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लेकिन अभी हमारा फोकस प्रीलिम्स पे है, लेकिन मेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज जो है हमारा जो एक लेक्चर स्टार्ट होना है, सेकंड लेक्चर। कल हमने एक लेक्चर को समाप्त कर लिया था, इंट्रोडक्शन जो भूमिका थी। मैंने सिलेबस ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो पहले चलो देख लो कि भाई ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है ना। चलो ध्यान से सुनना। देखो भाई, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। जो वस्तु और सेवा है, गुड्स और सर्विस है, ऐसे समझो, जो गुड्स और सर्विस है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इनका जो रेट है, इनके मूल्य में निरंतर वृद्धि दर्ज होती है। मूल्य में निरंतर वृद्धि दर्ज होती है। निरंतर क्या होता है? लगातार मूल्य में वृद्धि, हाइक होता जाता है। तो इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। समान बोलचाल की भाषा में इसको महंगाई कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको महंगाई कहते हैं। देखो भैया, मुद्रास्फीति की वजह से, महंगाई की वजह से जो मुद्रा है, इसका परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। क्रय क्षमता में कैसे कमी उत्पन्न हो जाती है, जरा यहां समझने का प्रयास करिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप 10 रुपए में पहले क्या कर सकते थे कि 1 केजी चीनी खरीद लेते थे, 1 केजी जो है शुगर खरीद लेते थे। लेकिन महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से अब आप 10 रुपए में 1 किलो चीनी नहीं खरीद पाएंगे। मान लो आप 750 ग्राम चीनी खरीद पाते हैं। तो आप बताओ कि अगर आपको 1 किलो चीनी को कंज्यूम करना है तो आपको 10 से ज्यादा रुपए चाहिए। या फिर आप ऐसे कहो कि अब 10 रुपए में 1 किलो चीनी परचेज नहीं की जा सकती है, अर्थात इसकी जो खरीदने की क्षमता है, जो क्रय क्षमता है, तो क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। तो महंगाई की वजह से, मुद्रास्फीति की वजह से क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। इसको आम बोलचाल, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं भाई? इसको महंगाई कहा जाता है। लेकिन देखो, ये महंगाई जो है ना, ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है। इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है, बल्कि हम इसको आम बोलचाल की भाषा में, समान बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं? महंगाई कह देते हैं। अब देखो, मुद्रा की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर यानी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेगेटिव इंपैक्ट कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि महंगाई की वजह से जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो क्या हो जाता है भाई? वो महंगा हो जाता है। कंजम्पशन महंगा हो जाता है। इसके चलते जो बचत है वो स्वतः नीचे आ जाती है। जो सेविंग है वो स्वतः नीचे आ जाती है। ऑब्वियसली, मान लो कि आपका कंजम्पशन, ऐसे समझना कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो आपका जो कंजम्पशन है वो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। तो अगर आपको उतना ही कंज्यूम करना है तो आपको अतिरिक्त पैसे लगाने पड़ेंगे। जब अतिरिक्त पैसे लगाने पड़ेंगे तो जो आप बचत में, मान लो कि पहले 100 रुपया बचत कर लेते थे, लेकिन महंगाई की वजह से अब आप 80 रुपया बचत कर पाते हो। तो महंगाई की वजह से जो सेविंग है वो स्वतः नीचे आ जाती है, वो स्वतः डिक्लाइन करने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे मूल्यों में बढ़ोतरी होती है तो एक मुद्रा की क्रय क्षमता, जो खरीदने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है, और यह क्रय क्षमता एक दिन शून्य हो जाती है।
किसी भी मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य हो जाती है तो उस मुद्रा को उस अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, चलन से बाहर कर दिया जाता है, उसका लीगल टेंडर समाप्त कर दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि ये कैसे क्या सिस्टम होता है, लेकिन पहले एक दो स्टेटमेंट और सुन लीजिए। तो देखो भाई, अगर जैसे मान लो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो किसी भी मुद्रा की क्रय क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएगी। और जब मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य हो जाती है तो उसको चलन से बाहर कर दिया जाता है, चलन से बाहर कर दिया जाता है। देखो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे कॉइन्स है, आज से आपने देखा होगा पहले 1 रुपए का कॉइन्स बहुत बड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉइन्स का साइज छोटा हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका एक सबसे जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कारण है महंगाई। अब देखो कॉइन्स क्या होता है, जैसे इसे समझ लो। पहले मैंने कहा कि भाई जो कॉइन्स की वजह से, यहां पे देखना जरा, इसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं, हां, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा कि भाई महंगाई की वजह से जो कॉइन्स है इसका लगातार साइज क्या है, कम हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक कॉइन्स होता है, एक सिक्का होता है। मान लो ये सिक्का है, सिक्का का दो वैल्यू है, दो मूल्य है। एक तो सिक्के की जो मेटल वैल्यू है, यानी सिक्के की क्या है भाई, मेटल वैल्यू है, मेटल वैल्यू है, यानी जो धातु जो लगी है उसकी क्या है, उसका मूल्य है। और दूसरा इस सिक्के का फेस वैल्यू है, जो कि इसके चेहरे में लिखा है। मान लो कि 1 रुपया लिखा है तो इसकी क्या है, फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू है। तो आप बताओ जरा कि मान लो कि 2010 में, ऐसे समझो 2010 में ये जो इतना बड़ा सिक्का था तो इसको खरीदने में किसी ना किसी मेटल का बनता है, तो मान लो इसकी मेटल में 60 पैसे का खर्च आ जाता था, ऐसे समझो। लेकिन अगर हम 2021 में सेम साइज का सिक्का लेते हैं तो मान लो इसके मेटल में 110 पैसे का क्या है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, या तो इसको चलन से बाहर कर दिया जाए या इसका साइज छोटा कर दिया जाए। अगर इसका साइज नहीं छोटा किया जाएगा तो लोग 1 रुपए में इसको ना खरीद करके इसको क्या किया जाएगा, इसको मार्केट में गला करके इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए कि एक जगह इकट्ठा करके लोग इसको ब्लैक मार्केटिंग ना करने लगे, तो इसीलिए इसका लगातार क्या है, साइज छोटा होता जाता है, ताकि इसकी जो मेटल वैल्यू है इसकी फेस वैल्यू को सरपास ना कर जाए, जो मेटल वैल्यू है इसकी फेस वैल्यू को सरपास ना कर जाए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप किसी को भी बता सकेंगे बहुत आसानी से। अगर कोई पूछेगा कि देखो अच्छा ये बताओ कि भाई ये जो आपके पास कॉइन्स है इसका लगातार कंटिन्यूअसली साइज क्यों कम हो रहा है, तो आप उसे समझा देना कि भाई ये जो खेला है ना, ये मेटल और फेस वैल्यू के आधार पे हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है तो जो मेटल वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, इसके चलते कि ये मेटल वैल्यू जो है फेस वैल्यू को सरपास ना कर जाए, इसी वजह से इसका लगातार जो आरबीआई है उसका साइज, यानी अभी मैं बताऊंगा कि क्या कैसे कौन जारी करता है, जब हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। मैं यहां सरकार बोलूंगा, ठीक है ना। तो इसका इस वजह से ये सरकार क्या कर रही है कि इसका साइज छोटा कर रही है। ठीक है, अब एक बार और हम थोड़ा सा अपने मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। अब एक बार दोबारा से जो मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं, जहां से मैंने आपको बताया था कि भी महंगाई की वजह से जो कंजम्पशन है, जो उपभोग महंगा हो जाता है तो बचत स्वतः नीचे डिक्लाइन कर जाती है, बचत स्वतः नीचे आ जाती है। अब देखो कि वर्तमान में भारत में प्रयोग होने वाली जो सबसे छोटी मुद्रा है वो 50 पैसा है। 50 पैसा आज भी लीगल टेंडर है। बेशक लोग 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, लेकिन 50 रुपया आज भी लीगल टेंडर है। परंतु 50 रुपये जो 50 ये पैसा है, सॉरी 50 पैसा बोल रहा हूं ना, तो 50 पैसे का जो प्रयोग है आप मात्र 10 रुपए तक के भुगतान में सरकारी एमिनिटीज को दे सकते हैं। वो मना नहीं करेगा, क्योंकि ये आज भी लीगल टेंडर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप 10 रुपए तक के भुगतान के उद्देश्य से इसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक सिक्के में उतने ही मूल्य की धातु का प्रयोग होना चाहिए जितने की सिक्के की बाजारी मूल्य के बराबर या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो
अब एक और सुनिएगा। अब ये तो आपने सामान्यतः देखा कि महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति क्या है, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा जितना भी समझाया। ये तो आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन आएगा कहां से भैया? क्वेश्चन इसके प्रभाव को लेकर आएगा। हर साल मुद्रास्फीति से एक क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, लेकिन क्या इसके प्रभाव से क्वेश्चन आया था। उससे भी पिछले साल जो मुद्रास्फीति का जो मेजरमेंट है उससे क्वेश्चन आया था। हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति को कैसे मापन करेंगे, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जो यानी इसका जो प्रभाव और ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति का एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो भैया, मुद्रास्फीति की वजह से सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव समाज का जो गरीब तबका है, निर्धन वर्ग है, उस पर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज के इस वर्ग के पास सरप्लस में पैसा नहीं होता है। एक उदाहरण से समझना, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इस व्यक्ति की कमाई 100 रुपया है, ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति की कमाई 100 रुपया है और इस व्यक्ति की कमाई 500 रुपया है। कितनी? 500 रुपया है। और ये हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ का मतलब ये 100 रुपया कमाता है और 100 रुपए का ये डेली क्या कर लेता है? उपभोग कर लेता है। और ये व्यक्ति भी 100 रुपए का उपभोग कर लेता है। ठीक है। अब मान लो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने की वजह से क्या होगा? इसका जो कंजम्पशन है वो महंगा हो जाएगा, कंजम्पशन महंगा हो जाएगा। तो मान लो ये 100 रुपए का पहले जैसे एक थाली खाना खा लेता था, एक थाली मिल जाती थी इसको, लेकिन अब इसको एक थाली नहीं मिलेगी, एक थाली नहीं मिलेगी। क्यों? महंगाई बढ़ गई है। तो कौन सा ये प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली प्रभावित हुआ। अब इसका पेट नहीं भरेगा एक तरीके से, तो ये जो गरीब व्यक्ति है ये प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ हम बी के पास चलते हैं। ये मान लो रईस व्यक्ति है, इसके पास 500 रुपया की कमाई है डेली की और ये 100 रुपया ही खा पाता है। तो देखो इस महंगाई का प्रभाव यहां अभी देखो इनडायरेक्टली यहां पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन तो ऑब्वियस है महंगा हो जाएगा। जब उपभोग महंगा होगा तो इसका भी जो 100 रुपया ये लेता था, मतलब एक थाली इसको 100 रुपए में मिलती थी, तो अब मान लो अगर उसको एक थाली खाना है तो 120 रुपए की मिलेगी। ध्यान से सुनना, 120 की। तो इसके पास जो 400 रुपया सरप्लस में जो 400 रुपया था, तो ये क्या कर देगा? 20 रुपया यहां लगा देगा, यहां लगा देगा। लेकिन महंगाई की वजह से जो 380 रुपया बचा, तो भाई महंगाई की वजह से इसका भी तो आप देखोगे कि इसका भी तो वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर ये कहीं निवेश कर देता है, कहीं पैसा लगा देता है, तो महंगाई की वजह से इसके भी पैसे की, ये जो इसका सेविंग है 380 रुपया, इस पर भी पैसा बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इस पर पैसा बढ़ेगा तो ये बढ़े हुए पैसे के प्रभाव को क्या कर देगा? नल एंड वॉइड कर देगा, अर्थात खत्म कर देगा, ये सिरे से नकार देगा। मतलब ये जो बढ़ा हुआ प्रभाव है, यहां जो इसका पैसा मिलेगा, ये बढ़े हुए प्रभाव को क्या कर देगा? ये निपटा देगा। ठीक है। तो ऑब्वियस स्वतः आप यहां देखोगे कि भाई इस पे प्रभाव तो पहले देखने को मिला, लेकिन ये अपने ऊपर के प्रभाव को डिमिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो ओवरऑल अगर यहां पे कंक्लूजन निकल के आया कि भाई जो मुद्रास्फीति महंगाई की वजह से जो समाज का सबसे निर्धन तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, जो निम्न वर्ग से है व्यक्ति, उस पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और जो समाज का जो धनी वर्ग है, जो रिच लोग हैं, इन पे प्रभाव ना के बराबर पड़ता है या पड़ता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास अधिशेष में पैसा है। तो वो जो अधिशेष में पैसा है, एक्स्ट्रा में पैसा है, वो भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे रिटर्न आता है महंगाई की वजह से ऑब्वियसली। तो वो इस प्रभाव को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके। दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा भैया। अब देखो यहां पे देखो मुद्रास्फीति के कारण ऋण लेने वाले को हानि होती है। दोबारा सुनना, महंगाई की वजह से जो ऋण देने वाला व्यक्ति है, ऋण देने वाला लेंडर, उसको क्या होती है? हानि होती है। मैं वैसे ही समझाता हूं। और ऋण लेने वाला व्यक्ति जो है, जो पैसा ले रहा है ऋण, उसको लाभ होता है। ये इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। देखो भैया यहां पर भी देखो, व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति चौधरी साहब हैं। ये क्या है? चौधरी साहब हैं। अब मान लो चौधरी साहब के पास एक एक्स नाम का व्यक्ति आया और चौधरी साहब से कहा कि भैया हमें क्या कर दो, 10 रुपया आप उधार दे दो। चौधरी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, ले जाओ। तो चौधरी साहब ने क्या किया कि 8 रुपए % की ब्याज इन पे लगाई।
लेकिन महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ गई तो मान लो महंगाई 20% पे हो गई, तो आप देखोगे कि ये जो एक्स आदमी 10 रुपया लेके गया है तो ये कहीं निवेश करेगा तो महंगाई के चलते इसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बल्कि ये जो व्यक्ति एक्स है इसको मात्र इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 8% की। क्यों? क्योंकि महंगाई यहां बढ़ गई है, सॉरी यहां देखो 8% का देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे महंगाई बढ़ गई है तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसे लॉस हो गया। जो व्यक्ति ए था, यहां चौधरी का मतलब देखो, मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां किसी कास्ट से नहीं है। आपके हरियाणा वगैरह में चौधरी लगाते हैं, हमारे यहां चौधरी का मतलब यह कहा जाता है, यूपी में खासकर, पश्चिमी यूपी में भी चौधरी एक सरनेम है। तो अगेन मैं इसे डिस्क्लेमर दे देता हूं, यहां चौधरी से मतलब यह नहीं है कि आप किसी कास्ट विशेष को इससे जोड़ने लगे, ठीक है। हमारे यहां चौधरी का मतलब धनाढ़ व्यक्ति से माना जाता है, खासकर बुंदेलखंड रीजन में, तो इस वजह से मैंने चौधरी बोल दिया है, तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। बहुत बार यूपीएससी को लेकर के, यूपीएससी में बहुत सारी चीजें पढ़ानी होती है, खासकर मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिस्क्लेमर देना होता है, ठीक है। खैर छोड़ो। तो हमने देखा कि भाई जो व्यक्ति ए था, जो धनाढ़ व्यक्ति था, ठीक है, साहूकार इसे कह लो, साहूकार ठीक रहेगा, ठीक है। तो जो साहूकार था इसको क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको हानि हो गई, ठीक है, क्योंकि महंगाई के अकॉर्डिंगली इसका तो पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या है, अल्टीमेट लाभ उठा लिया। तो जो व्यक्ति ऋण देने वाला है उसको हानि होती है मुद्रास्फीति के कारण, और जो व्यक्ति पैसा लेने वाला है ऋण, उसको लाभ होता है, उसको लाभ होता है। और इसी वजह से यही कारण है कि जो बैंक हैं, तो बैंक बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपने लाभ को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे वैसे ये क्या करते हैं भैया, ब्याज बढ़ा देते हैं, ब्याज बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो ऑब्वियसली और भी खर्चा बढ़ जाएगा, और इन्हें अपना प्रॉफिट भी तो मेंटेन करना है। तो ये इनका अब धंधा क्या होता है, ब्याज लेना और देना। तो ऑब्वियस है कि क्या कर देंगे, ये ब्याज को हाइक कर देंगे, जो ब्याज जो ऋण है तो वो ऋण पे ब्याज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बैंकों से ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा। जब बैंकों से ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाएगा तो आप बताइएगा साहब कि जब बैंक पैसा ही नहीं देंगे लोगों को तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो नीचे आ जाएगी। तो हो सकता है कि फिर ये जो मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, क्या हो जाए, ये धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन इससे और भी बरत सुनिएगा, आगे सुनिएगा। अब ऑब्वियस है कि अगर मान लो बैंकों से पैसा, जो लिक्विडिटी है वो अर्थव्यवस्था में कम है, पैसा बैंकों से कम जा रहा है, तो इस पे हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, जीडीपी पर भी तो असर पड़ेगा। क्योंकि हमारा जब ऑब्वियस है पैसा नहीं लोगों के पास होगा तो मांग नहीं हो पाएगी, और जब मांग नहीं होगी तो जो सप्लाई है तो वो स्वतः लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। सप्लाई, क्योंकि मांग है नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो आर्थिक समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव मुद्रास्फीति को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी आपने क्या देखा भैया, प्रभाव देखा। अब मुद्रास्फीति के कारण आपने ये कॉन्सेप्ट तो देख लिया कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। देखो और यहां पर देखो कि वही मैंने बताया कि भाई यदि बैंकों में जो रखा गया पैसा है, जो ब्याज दर है, वो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति की जो दर से कम हो। तब यहां पर अगर बैंकों के पास, जो मान लो आपने ए नाम का कोई व्यक्ति है और किसी एक्स बैंक में पैसा जमा करने गया, तो यदि बैंकों के पास रखी गई जमा राशि पर जो ब्याज दर है मुद्रास्फीति के दर से कम हो तो जमाकर्ता को क्या होगी, हानि होगी। डायरेक्टली इसको भी स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकता है और यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो लोग क्या करेंगे, जमाकर्ता मार्केट से पैसा निकालेगा, बैंक से पैसा निकालेगा। और जब जमाकर्ता बैंक से पैसा निकालेगा तो फिर एक बार क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं सेविंग मोड में, सुरक्षा के मोड में चला जाएगा, या फिर वो ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां पर क्या हो, जहां पे मतलब उसे लगता है कि जो हमारा रिटर्न है ज्यादा हो। तो बैंकों के पास इस आधार पे लिक्विडिटी भी कम हो सकती है। देखो मुद्रास्फीति से जितने भी इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं,
जितने भी इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलो अब देखना आगे। अब देखो भाई, कारण के आधार पे जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, इसको 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। इनको 3 भागों में बांट के देखा जाता है। एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में डिमांड पुल, ध्यान रखना इस वर्ड को, पुल है ये, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश, ये पे पुश है, ये पुल नहीं है, ध्यान रखना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा है भैया संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटा जा सकता है और दर के आधार पर मुद्रास्फीति को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो हम दर के आधार पर आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप कारण के आधार पर मुद्रास्फीति देख लो, फिर हम इसके बाद दर के आधार पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? मान लो यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी की वजह से अगर मांग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो मांग में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति अगर उत्पन्न होती है तो उसको मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। उसको मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब जरा यहां समझने का प्रयास करिएगा कि यदि आय में बढ़ोतरी हो जाए, ध्यान से सुनना, मांग जनित मुद्रास्फीति क्यों बढ़ी है? क्योंकि मांग में बढ़ोतरी हो गई है। अचानक से मान लो डिमांड हाइक हो जाए, पुल हो जाए, तो मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी। ऐसा क्यों होगा? यदि मान लो आय में बढ़ोतरी की वजह से, आय में बढ़ोतरी के कारण अगर किसी के, जैसे कि 10 लोग हैं, ऐसे समझो A, B, C और ये सब, तो सभी की आय में बढ़ोतरी हो जाए तो सभी के पास क्या आ जाएगा भैया? पैसा आ जाएगा। और जब सभी के पास पैसा आ जाएगा तो ये कहां जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। जब ये मार्केट में जाएंगे तो ये खरीदारी करेंगे, ये खरीद मांग को जन्म देंगे। अब मांग को जन्म देंगे तो रातों रात तो सप्लाई हो नहीं जाएगी, रातों रात तो सप्लाई हो नहीं जाएगी। तो मांग की वजह से मुद्रास्फीति क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। तो एक ये भी कारण है कि अगर किसी की आय में बढ़ोतरी हो जाए तो भी मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। या फिर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म दे दिया जाए। मान लो बहुत सारे लोग बेरोजगार थे और मान लो 10 लाख लोगों को अचानक से क्या कर दिया जाए? रोजगार दे दिया जाए। 10 लाख लोगों को अचानक से रोजगार दे दिया जाए। जब 10 लाख लोगों को अचानक से रोजगार दे दिया जाएगा, एक मिनट इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो जब 10 लाख लोगों को अचानक से क्या दे दिया जाएगा? रोजगार दे दिया जाएगा, तो वो भी ना, उनके पास पैसा जाएगा तो वो भी अपनी जरूरतें पूरा करेंगे। जब वो भी अपनी जरूरतें पूरा करेंगे तो आप देखोगे कि अचानक से उनकी जो प्रोडक्शन है तो रातों रात नहीं हो जाएगा, तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? उत्पन्न होगी। ये सभी आधार हैं, ध्यान से सुन लेना, ये किस किस आधार पर मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तीसरा है, अगर बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पे ऋण मिल जाए। अगर बैंक सस्ती ब्याज दर पे बहुत आसानी से लोगों को पैसा दे दे तो भी मांग जनित, सब लोग पैसा लेंगे, उपभोग करेंगे। उपभोग कब करेंगे? जब मांग होगी तभी तो मांग करेंगे, चीजों की मांग होगी। जब डिमांड होगी तो डिमांड की वजह से ही, अधिक डिमांड की वजह से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। या फिर सरकार जो है, सरकार सार्वजनिक व्यय पे, अगर सरकार वेलफेयर स्कीम पे खूब पैसा खर्चा करने लगे, मनरेगा पे खूब पैसा लगा दे, हर जगह खूब पैसा देने लगे, तो उसके चलते भी तो लोगों के पास पैसा जाएगा। जब उसके चलते लोगों के पास पैसा जाएगा तो होगा क्या कि इसकी वजह से भी ये मांग को जन्म देंगे, इसकी वजह से मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह, अर्थात अगर तरलता बढ़ जाती है या फिर मान लो कि उपभोक्ता के पास अधिशेष धनराशि क्या होती है कि अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होगी? उत्पन्न हो जाएगी। अब उपभोक्ता के
पास अधिशेष धनराशि बचती है, इसका प्रयोग वो अधिक से अधिक उपभोग में करेगा, और जब अधिक से अधिक उपभोग में करेगा तो मांग बढ़ेगी, और बढ़ी हुई मांग का अगर सही मात्रा में और सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए, सही समय पर सप्लाई ना हो पाए, तो अचानक से मूल्य हाइक कर जाएंगे, और जब अचानक से मूल्य हाइक कर जाएंगे तो इसी की वजह से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न होगी। और इसको अगर और आप साधारण भाषा में या एक लाइन में कहना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि यदि समग्र मांग जो है समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाए, समग्र मांग, जो समग्र मांग है किससे भाई, समग्र आपूर्ति से, समग्र आपूर्ति जो सप्लाई है इससे क्या हो जाए, अधिक हो जाए, आप शॉर्ट मतलब एक लाइन पे कह लो, अगर ऐसा हो जाए तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। अब उम्मीद करता हूं कि ये आपने मांग जनित मुद्रास्फीति के पीछे के कारण समझ गए कि ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे क्या क्या कारण है। अब देखो जरा हम अपने देश के बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन कर लें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन से ही आएगा। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी का एक बेहतरीन अनुभव है, ठीक है, ये हार्डकोर में एजुकेटर, इंडियन इकोनॉमी का हार्डकोर एजुकेटर। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 12 से 13 क्वेश्चन आप डायरेक्ट हिट करोगे अगर क्लास का लेक्चर बस सुन लेते हो और पीडीएफ 2 बार, जो नोट्स है 2 या 3 बार पढ़ लेते हो, तो 12 क्वेश्चन आसानी से प्रीलिम्स में बिना किसी झिझक के आप कर पाओगे। और इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रीलिम्स में इसके बिना हो नहीं सकता है, और ये किसी बुक से समझ आता नहीं है। कुछ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो यहाँ बुक्स हैं इतना मोटा बुक है। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमी आप स्टार्टिंग से इसके बच्चा भी नहीं रहा, मतलब स्टूडेंट भी नहीं रहे हो, तो क्या होता है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, जब आप कहानी देखते हो तो कहानी से ही आपका दिमाग क्या हो जाता है, खराब होता है, और आप उसे छोड़ देते हो। तो आप कई बार देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर के बच्चों का जो आकर्षण है वो कहीं ना कहीं वो इसे क्या करते हैं, डिनाय करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन स्टेट सिविल सर्विस हो या फिर यूपीएससी हो, कहीं भी चाहिए, तो इसके बिना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति आपने समझा। अब देखो मांग जनित मुद्रास्फीति के आपने कारण, क्यों मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है। अब भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था, हम जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में देखो रोजगार के अवसर कंटिन्यूअसली उत्पन्न होते रहते हैं। अब इतना बड़ा तो भाई देखो कितना हमारी जनसंख्या, हम 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, तो इतना बृहद जनसंख्या है कि जो रोजगार कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्रिएट होता ही रहता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते ही रहते हैं। लोग निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, लोग अपना लगातार आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो करते रहते हैं। तो ऐसे में मांग जनित मुद्रास्फीति का उत्पन्न होना लाजिमी है, यानी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये भारत जैसे देशों में बनी रहती है। क्यों? इसके पीछे के मैंने कारण आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब सरकार के द्वारा जो प्रायोजित जो वेलफेयर स्कीम, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल नहीं, जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों का ध्यान रखेगा, और ध्यान नहीं बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स में यह बात को फोकस करके कहा गया है कि राज्य उनके लिए गरिमामय जीवन का क्या करेगा, इंश्योर करवाएगा। तो भाई गरिमामय जीवन तभी इंश्योर होगा ना जब आपको बहुत आसानी से, ठीक ढंग से रोजगार के अवसर और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर मान लो आप, डिस्पैरिटी तो हमारे यहां आजादी के दौरान से है, बहुत असमानता है, तो अब राज्य की ड्यूटी भी बन जाती है, यहां राज्य का मतलब देश से है, तो यहां देश की ड्यूटी भी बन जाती है। और फंडामेंटल, बार बार फंडामेंटल आता है, जो डीपीएसपी में कहा गया है कि जो हमारा राज्य वो वेलफेयर क्या होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। तो इसके चलते, जो राज्य के चलते सरकार के द्वारा जो वेलफेयर, जो सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो इसमें मांग जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, कल्याण, जैसे मान लो सब्सिडी मिल गई या कल्याणकारी योजनाओं की वजह से होता क्या है कि इसके चलते जो मांग जनित मुद्रास्फीति है ना, ये क्योंकि सभी के पास पैसा जाएगा, मनरेगा जैसी चीजें आएंगी, या कोई मान लो सभी को आसानी से पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियस ही मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो एक ये भी कारण है हमारे जैसे देश में मांग जनित मुद्रास्फीति के पीछे के बढ़ने का कारण। अब यही कारण
कारण है कि हर एक अर्थव्यवस्था में जो रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म दे करके बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है, लेकिन परंतु बेरोजगारी की दर को इस प्रकार से कम किया जाता है जिससे कि महंगाई ना बढ़ जाए। जरा इस स्टेटमेंट को समझिएगा। कौन नहीं चाहता है, देखो सरकारों का तो कौन नहीं चाहता है कि हमारे यहां से बेरोजगारी क्या हो, खत्म हो, सभी को रोजगार मिले, लेकिन इसकी कुछ मजबूरी है। रोजगार के अवसर वहीं उत्पन्न होंगे जहां प्रोडक्शन हो रहा होगा, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यहां जैसे ऐसा कोई क्षेत्र है जहां कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है और वहां सभी को रोजगार दे दिया जाएगा तो अचानक से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और जब अचानक से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो वहां तो कोई मतलब रिसोर्सेस है नहीं है, प्रोडक्शन है नहीं है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से वही हालात उसकी रहेगी। उसकी रोजगार बेशक उसको मिल गया है लेकिन उसकी जो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो 10 रुपए में खाना खा लेता था, लेकिन क्या होगा कि अब उसको 100 रुपए में खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां तो रोजगार के अवसर अतिरिक्त दे दिए गए हैं और प्रोडक्शन इस क्षेत्र में है नहीं है, तो ऑब्वियसली चीजें तो लिमिटेड हैं, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, महंगाई स्वतः बढ़ जाएगी, मांग जनित मुद्रास्फीति स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कोशिश की जाती है कि भाई रोजगार के जो अवसर हैं वहीं उत्पन्न हो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। उत्पादक क्षेत्रों में ये रोजगार के अवसरों को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है। तो अब देखो इसी को नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको नायरू कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है नायरू, इसे मैं एक बार और समझा दूंगा, परेशान नहीं होना। नायरू, इसको क्या कहते हैं, नायरू। देखो ये है क्या हर एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म देकर के जो बेरोजगारी की दर को कम किया जाता है, परंतु बेरोजगारी की दर को इस प्रकार से कम किया जाता है जिससे कि महंगाई अनकंट्रोल ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए या नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। अगर मान लो मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर, मतलब ये जो मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाए कि रोजगार के अवसर वहीं दिए जाएंगे जहां पे प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को नायरू कहा जाता है, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ऐसी समस्याओं से बचने के लिए, बचने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि भाई रोजगार के जो अवसर हैं वैसी ही जो प्रोडक्टिव एरिया हैं, जो उत्पादक क्षेत्र हैं, वहीं पे उत्पन्न किए जाएं, जिससे मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ आपूर्ति भी उन्हें सुनिश्चित हो सके। जब आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब मांग जनित मुद्रास्फीति जो है, जो मांग जनित मुद्रास्फीति आर्थिक समृद्धि से संबंधित होती है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है पीछे पीछे क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो अब ये से जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ना, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। यदि मांग जनित मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो तब यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, इसे कंट्रोल में होना चाहिए, इसे नियंत्रण में होना चाहिए। तो हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को पढ़ा, इसके पीछे के कारण देखे, हमने भारत में इसका प्रभाव देखा, भारत में हमेशा बनी रहती है उसके पीछे के कारण देखे, और मैंने इसी के अंतर्गत नायरू वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसे भी मैंने क्या किया, आपको समझा दिया। अब उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकोगे भाई, टैकल कर सकोगे। अब आपको देखना है दूसरा, ये लागत जनित मुद्रास्फीति। प्लीज अच्छे से पढ़ना, मैं अगेन बोल रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी मेरी जिम्मेदारी है, यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं इसमें ना पूरा दम लगा के कोशिश करता हूं कि जो भी चीजें हैं सारा इसमें कवर हो जाए। चलो कारण के आधार पे हम दूसरे, यानी जो लागत जनित या लागत प्रेरित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान से सुनना, यह ना प्रत्यक्ष तौर पर मांग से संबंधित नहीं होती है, डायरेक्टली ये डिमांड से इसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, प्रत्यक्षतया लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्षतया इसका संबंध होता है। मैं बताऊंगा अप्रत्यक्षतया कैसे संबंध होता है। अब देखो अप्रत्यक्षतया संबंध पॉसिबल है, हो सकता है,
लेकिन फिर भी इसका आप कोर कॉन्सेप्ट सुनो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। देखो भाई, यह उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में बढ़ोतरी की वजह से उत्पन्न होती है। अगर मान लो प्रोडक्शन का जो प्रक्रिया है, अगर जो लागत है, जो कॉस्ट है, अगर कॉस्ट यानी कच्चा मटेरियल, जो कच्चा माल है, अगर उसमें बढ़ोतरी हो जाए तो अंतिम मूल्य स्वतः बढ़ जाएगा। किसी भी वस्तु या सेवा का अंतिम मूल्य स्वतः बढ़ जाएगा। तो भाई लागत जनित मुद्रास्फीति, जरा इसके शब्द पे जाओ, लागत, अर्थात अगर लागत में वृद्धि हो गई है, लागत के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो क्या हो जाएगा, इसका अंतिम मूल्य स्वतः बढ़ जाएगा। तो इसको लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे समझो, मान लो एक पेन है, ऐसे समझो एक पेन है जिसकी कीमत 5 रुपए है। अब ये जो पेन है ये प्लास्टिक का मान लो बनता है, ऐसे समझो प्लास्टिक का बनता है। अब मान लो कि प्लास्टिक पहले एक पेन में जो लागत आती थी वो 3 रुपए आती थी, क्या है 3 रुपए आती थी, लेकिन प्लास्टिक महंगी होने की वजह से प्लास्टिक महंगा हो गया, प्लास्टिक ही 3-4 रुपए का मिल रहा है, तो इसकी जो टोटल पेन में जो लागत आ रही है, पहले जो जहां 3 रुपए आती थी, मान लो 5 रुपए आती थी, अब इसकी लागत है वो 8 रुपए आती थी, आ गई। तो आप देखोगे कि जो पहले 5 रुपए इसकी लागत में, अगर इसको 6 रुपए या 7 रुपए में बेचा जाता था तो इसकी लागत ही 8 रुपए हो गई, कच्चा माल बढ़ गया, तो इसके चलते इसको 10 रुपए में बेचा जाएगा। तो इसका जो अंतिम मूल्य है वो स्वतः इंक्रीज कर जाएगा, स्वतः बढ़ जाएगा, अंतिम मूल्य स्वतः बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चे माल में बढ़ोतरी हो गई है। तो यदि कच्चे माल या किसी भी प्रकार के उत्पादन में व्यय में बढ़ोतरी हो जाए, अगर जो प्रोडक्शन के व्यय में एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि हो जाए तो अंतिम उत्पादित वस्तु या सेवा का जो सेवा है वो स्वतः क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। अब एक उदाहरण से इसे समझ लो, एक बेहतरीन उदाहरण दे रहा हूं इसके लिए। मान लो यदि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो डीजल, हमारे यहां डीजल और पेट्रोल क्या हो जाएगा, स्वतः महंगा हो जाएगा। अब चूंकि जो डीजल और जो पेट्रोल है आप देखोगे ये उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख ईंधन भी है, उत्पादन की प्रक्रिया में इसको सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे प्रमुख ईंधन है। तो इससे महंगे होने से जब ये कच्चा माल अगर क्रूड ऑयल बढ़ गया है तो अन्य वस्तुएं क्या हो जाएंगी, वस्तुएं स्वतः बढ़ जाएंगी, अन्य वस्तुएं स्वतः बढ़ जाएंगी और जो वस्तु और सेवा स्वतः महंगी हो जाएगी। तो किसकी वजह से भाई, क्रूड ऑयल लागत में इसमें बढ़ोतरी हो गई तो अंतिम उत्पाद स्वतः बढ़ गया। तो ये क्या है, एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आपने देखा लागत जनित या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। उम्मीद करता हूं इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखो भैया, चलो हमें तीसरा क्या देखना है, स्ट्रक्चरल, है ना, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये देखो संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है इसे समझने का आगे प्रयास करो। देखो भैया, मान लो ये जो स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यह किसी भी अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक समस्याएं हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, संरचनात्मक समस्याओं की वजह से यह मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो कोई अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त है, उत्पादन में प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, मांग भी समान है, मांग भी बढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर महंगाई कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, प्रोडक्ट जो सप्लाई है वो भी ठीक है, सामान्य है, और अगर फिर भी क्या है कि जो महंगाई बढ़ रही है तो इसके संरचनात्मक प्रॉब्लम हो सकते हैं, संरचनात्मक फैक्टर हो सकते हैं, संरचनात्मक कारण हो सकते हैं। तब आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल की भंडारण की सुविधा में क्या है, कमी होना, परिवहन की सुविधा में कमी उत्पन्न होना, इस सभी वजह से संरचनात्मक समस्याओं की वजह से अगर अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, महंगाई उत्पन्न हो जाए तो इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति को भी हम ना, यानी इसमें से ऐसे कर सकते हैं कि तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या क्या, जैसे कि एक हो गया जमाखोरी, इसकी वजह से ये संरचनात्मक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, मतलब संरचनात्मक प्रॉब्लम में जमाखोरी हो गया, कालाबाजारी हो गया और व्यवसायी समूहीकरण हो गया। और भी कारण हो, मतलब और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्यतः इसके जो संरचनात्मक समस्याओं के तीन कारण है, जमाखोरी, कालाबाजारी, व्यवसायी समूहीकरण। तीनों को समझाता हूं कि ये है क्या, समूहीकरण। इसको जमाखोरी को
होर्डिंग बोलते हैं, होर्डिंग। कालाबाजारी को ब्लैक मार्केटिंग और व्यवसायी समूहीकरण को कॉर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो भाई, ये जमाखोरी क्या है, पहले जमाखोरी देख लो। देखो, इसको होर्डिंग कहते हैं। ये वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक बिचौलिया या व्यापारी किसी वस्तु को उत्पादक से अतिरिक्त, यानी जो उत्पादक से अतिरिक्त मात्रा में क्या कर लेता है, खरीद लेता है और उसे बाजार तक पहुंचने में रोक देता है, बाजार तक नहीं पहुंचने देता है और लंबे समय तक उसको होल्ड करके रखता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, संरक्षित करके रखता है। तो बाजार में उस वस्तु की आर्टिफिशियल क्या है, कमी उत्पन्न हो जाती है। जब बाजार में देखो सप्लाई ठीक ठाक थी, किसी एक बहुत बड़ा मतलब व्यापारी है, उसने क्या किया, जो प्रोड्यूसर है उससे खरीद करके होल्ड कर लिया। और जब खरीद करके होल्ड कर लिया तो मार्केट में वो नहीं जाने दे रहा है, तो इससे क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियली कमी उत्पन्न हो जाएगी। आर्टिफिशियल कमी उत्पन्न हो जाएगी। आर्टिफिशियल कमी कैसे? जैसे मान लो कि एक है, जैसे प्याज का उदाहरण देता हूं। देखो, प्याज सामान्यतः हमारे यहां रहती है। देखो, प्याज जो है हमारे यहाँ समान मतलब इसकी कमी नहीं होती है। आप देखोगे कि जब किसान होते हैं तो किसान मैक्सिमम आज तक प्याज, शायद मैं किसानों की बात कर रहा हूं कि उनने 10 रुपया किलो से ज्यादा नहीं बेची होगी। लेकिन ये अक्टूबर नवंबर या दिसंबर आते आते, नवंबर दिसंबर में ये 100 रुपया 150 तक गई है प्याज, लेकिन 100 रुपया से सामान्य मान लेते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि प्याज, जैसे हमारे यहाँ जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी समस्या है। कोल्ड स्टोरेज पैसा वाला व्यक्ति, बड़ा बड़ा व्यापारी, उसी के पास हो सकता है जिसके पास पहले से संसाधन है। वो अब देखो, किसान इसे बहुत दिन तक होल्ड नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्याज जम जाती है, आप उसका मतलब जम टाइप जाती है, तो फिर लोग इसे नहीं खरीदते हैं। तो होता क्या है कि व्यापारी से जो बिचौलिया बड़ा बड़ा व्यापारी है ना, सॉरी, किसान से जो ये किसान है सस्ते रेट पे खरीद लेता है और सस्ते रेट पे खरीद के अपने गोडाउन्स में ये होल्ड कर लेता है। गोडाउन्स में ये होल्ड कर लेता है। अब मान लो कि मार्केट में डेली 10 क्विंटल पहुंचनी चाहिए, लेकिन इसने कई हजार क्विंटल होल्ड करके रखा है और मार्केट में इसने नहीं पहुंचने देता, अभी नहीं जाने देता है। तो मार्केट में क्या हो जाएगी भाई, कमी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली कमी हो गई कि नहीं हो गई? अब ये से कृत्रिम कमी उत्पन्न हो गई। जब कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाती है तो आप इसके चलते देखोगे कि स्वतः क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अचानक से वही जो 20 मतलब 15 या 20 का प्याज मिलना चाहिए, क्योंकि 10 का तो किसान बेचा था, अब यही व्यक्ति आर्टिफिशियली कमी उत्पन्न करके ये 50 रुपए में बेचने लगेगा। 5 दिन 7 दिन होल्ड कर देगा, ये मार्केट में उड़ा देगा कि भाई प्याज की अचानक से कमी हो गई, प्याज है ही नहीं है, प्याज है और सामान्य है, लेकिन ये ऐसा बोल देगा, ऐसा मार्केट में हवा हो जाएगी। जब हवा हो जाएगी तो आप देखोगे कि सब लोग इसको अचानक से खरीदने लगते हैं कि भाई अभी 50 में है, कल ये 80 में जाएगी, परसों 100 में जाएगी। तो यही जमाखोरी है। इसकी वजह से देखो, ये एक्चुअल में समस्या क्या है, ये संरचनात्मक समस्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या है, ये प्रशासन की समस्या है। क्या कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो इसको टैकल नहीं कर पाता है, जो हमारा बाजार को प्रशासन हमारा टैकल नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जमाखोरी की वजह से संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आपने ये देखा। दूसरा, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। देखो, ये ब्लैक मार्केटिंग क्या है, इसे समझो। देखो, ब्लैक मार्केटिंग ये वो प्रक्रिया है जिसमें वस्तु या उत्पादक, जो उत्पाद वस्तु हो या कोई उत्पाद हो, इसको गलत जगह या गलत तरीके से बेचा जाए, इसको गलत जगह या फिर गलत तरीके से बेचा जाए। जैसे कि पीडीएस के खाद्यान्न को खुले बाजार में बिक्री। अब भाई क्या है, काला बाजारी में आपने देखा होगा कि लोग इसको ब्लैक करने लगते हैं, लोग बोलते हैं ना ब्लैक कर। अब ब्लैक में जैसे पीडीएस का मान लो 1 रुपए में मिलना है, लेकिन वही कोई व्यक्ति ऐसा कर ले ऐसा करे, जो कोटेदार है, मान लो जो राशनिंग ऑफिसर है, वो ब्लैक करके क्या कर दे कि इसको 20 रुपए में बेचने लगे या इसको 15 रुपए में बेचने लगे। तो महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? संरचनात्मक प्रॉब्लम है, ये भी संरचनात्मक मुद्रास्फीति इसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है व्यवसायी समूहीकरण। इनका आपने नाम दोनों का, यानी जमाखोरी और काला बाजारी, यानी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग सुना होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है तीसरा वाला कारण आपने ना सुना हो, इसको कॉर्टिलाइजेशन कहते हैं। कॉर्टिलाइजेशन के एक बेहतरीन, पहले इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा कि ये फंडा क्या है, कॉर्टिलाइजेशन है क्या। ठीक है सॉरी। तो पहले आप इसे देख लो कि कॉर्टिलाइजेशन एक्चुअल में है क्या, होता है क्या भैया। एक उदाहरण पहले देख लो, अच्छा उदाहरण है ये। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं
ये फरवरी 2019 का एयरटेल मार्केट में बड़ा प्लेयर था, वोडाफोन और जियो। अच्छा जियो ऐसे है ना, जियो, ये 3 प्लेयर थे। ऐसे समझो, एक उदाहरण दे रहा हूं। पहले मतलब सस्ता रिचार्ज पड़ता था, लेकिन इन लोगों ने, इनका बड़ा बड़ा अधिकारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर के इनने सोचा, उदाहरण बता रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, इनने सोचा कि भाई सब कोई, हमने तो आदत लगवा दिया है लोगों को बतियाने की, हमने डेटा यूज करने की फ्री देके, जियो ने तो आदत लगवा दिया है। अब अगर नहीं मिलेगी तो बेचैन, मतलब लत है, एडिक्शन है, अगर नहीं मिलेगी तब तो समस्या हो जाएगी। तो इनने कहा कि भाई 120 रुपए में आप बेचते हो, एयरटेल को कहा, वोडाफोन को कहा यार हम 130 रुपए में बेचते हैं, जियो को कहा तुम तो 110 रुपए में बेचते हो, तो एक काम क्यों नहीं कर देते हैं, सब कोई 20-20, 25-25 रुपए बढ़ा करके 149 में क्यों नहीं कर देते हैं? ठीक है, 149 में क्यों नहीं कर देते हैं? अब देखो, इसमें गिने चुने मार्केट में प्लेयर हैं, ये एक प्लेटफॉर्म में आकर के इनने यह मतलब अपना बातचीत करके अचानक से रेट हाइक कर दिया, और सभी का, किसी का 151, किसी का 149, किसी का 160 ऐसे रहा। इससे क्या हुआ कि देखो, कंपटीशन को इनने किल कर दिया। जब कंपटीशन होता है तो गुणवत्ता मिलती है, और गुणवत्ता के साथ साथ आप देखोगे कि उसका रेट क्या होता है, कम रहता है। लेकिन व्यवसायी समूहीकरण, कुछ जो व्यवसायी हैं, ये एक प्लेटफॉर्म में मिलके और ये बातचीत करके अचानक से उसके रेट को सब मिली भगत से हाइक कर दिया, इसे हाइक कर दिया। इसको क्वार्टिलाइजेशन कहते हैं, इसको व्यवसायी समूहीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? व्यवसायी समूहीकरण कहते हैं। अब देखो जरा, अब भारत जैसी, पहले थोड़ा सा इसे समझ लो कि व्यवसायी समूहीकरण एक मतलब इसको जैसे लिखना है या किसी को बताना है तो ऐसे देखो, ये वैसी प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो उत्पादक जो हैं वो प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करके आपसी सहमति से अपने उत्पाद का मूल्य क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे उपभोक्ता बढ़े हुए मूल्य पर क्या है, खरीदने के लिए विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, उसको उतना पे ही करना पड़ता है, उसको उतना पे ही करना पड़ता है। तो एटलीस्ट समस्या तो है, मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी। तो ये कौन सी मुद्रास्फीति होगी भाई? संरचनात्मक मुद्रास्फीति होगी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, तो आपने कारण के आधार पे महंगाई को समझा। एक और उदाहरण ले लो, जैसे मान लो सीमेंट है। अब आज ये जो इरा है, ये खूब डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, खूब मकान दुकान और खूब सरकार भी बढ़िया डेवलपमेंट कर रही है। मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा है या नहीं है वो आप देख लेना। ठीक है, खूब सड़कें बन रही हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास भी मिल रहे हैं। सरकार पैसा तो खर्च कर रही है, नो डाउट कर रही है। तो होता क्या है कि अब मान लो कि गिने चुने भारत में जो है सीमेंट बनाने वाले हैं, तो सीमेंट बनाने वालों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए और इन्होंने प्रतिस्पर्धा को किल कर दिया, और बोलो कि मान लो कि इनकी एक बोरी 250 की 260 65 ऐसे मिलती थी, इनने 50 100 रुपया सभी ने हाइक कर दिया। यही क्वार्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब देखो, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के ये तीनों कारक जो हैं, तीनों फैक्टर उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील अवस्था है, तो इसीलिए यहां पे रोजगार के अवसर भी निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। रोजगार के अवसर, कहीं ना कहीं रोजगार मिलता ही रहता है। साथ में बुनियादी निर्माण, जो कल्याणकारी योजनाओं की वजह से जो अर्थव्यवस्था में आप देखोगे तरलता, सामान्य मतलब बुनियादी निर्माण लगातार हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वहीं अर्थव्यवस्था में तरलता सामान्य से अधिक रहती है। तो इसके चलते जो है, साथ ही भारत जैसे देश में काले धन का भी प्रवाह, जो आपके पास ब्लैक मनी है, ये खूब देखा जाता है, काले धन का खूब प्रवाह है। इसके चलते ऐसे में मांग जनित जो मुद्रास्फीति है वो निरंतर बनी रहती है। साथ ही साथ कई संसाधनों पे हम पूरे डिपेंडेंट नहीं है ना, मतलब अपने पे निर्भर नहीं है, हम दूसरे पर भी डिपेंडेंट है ना, हम दूसरे पर हमारी आश्रितता है। तो आत्मनिर्भर ना हो पाने की वजह से कच्चे माल, जैसे मान लो क्रूड ऑयल का ही उदाहरण दिया, तो कच्चे माल की आपूर्ति के उद्देश्य से आयात पर हमारी जो निर्भरता है, आश्रितता है, वो बनी रहती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में मान लो कि कच्चे माल का अगर रेट है वो बढ़ गया, तो यहां जो लागत जनित मुद्रास्फीति कंटिन्यूअसली उत्पन्न रहेगी। इसके साथ साथ हमारे यहां जैसे परिवहन की सुविधा है, इसका दुरुस्त ना होना, या फिर जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इसकी वजह से व्यवसायी समूहीकरण जैसी समस्याओं के कारण संरचनात्मक
नकारात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न रहती है। ये सभी कारक भारत में बने रहते हैं। अब भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की रही है, मतलब ये जिम्मेदारी जो दी गई है वो आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई है कि भारत में मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करना है, भाई आरबीआई कंट्रोल करेगी, इसी की जिम्मेदारी है। लेकिन आरबीआई इस उद्देश्य से लक्ष्य तो निर्धारित करती है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी आगे पढ़ाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंगली क्या करती है, जारी करती है। लेकिन मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई मांग जनित मुद्रास्फीति को क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, लेकिन लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्यों? देखो भाई, मांग जनित मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल कर सकती है कि मान लो कि बैंकिंग जो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के चलते जो मौद्रिक दरें हैं उसको बढ़ा दे, तो बैंकिंग जो व्यवस्था है उससे लिक्विडिटी जो है, तरलता, वो कम हो जाएगी, तो मांग नहीं होगी। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति को किसी हद तक आरबीआई कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बताओ कि जमाखोरी को आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी, या फिर लागत जनित मुद्रास्फीति को आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी। अब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का अगर मान लो कि जो रेट है बढ़ गया तो कैसे कंट्रोल करेगी। तो इसके चलते आप देखोगे कि जो बैंकिंग व्यवस्था में तरलता को नियंत्रित कर सकती है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति थोड़ा बहुत नियंत्रित हो सकती है, लेकिन जो ऋण के जो लागत जनित मुद्रास्फीति है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो यहां अगर जो जिम्मेदारी बनती है वाकई में अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, तो इसमें आपको सरकार को, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कालाबाजारी है, जो जमाखोरी है, या फिर जो कॉर्टिलाइजेशन है, इन सभी को किसे कंट्रोल करना है, सरकार को। तो तभी ये कंट्रोल हो सकता है जब ये दोनों यानी आरबीआई और सरकार दोनों कंट्रोल करे, आरबीआई सरकार दोनों कंट्रोल करे। अब देखो, अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा काले धन पर भी तो आश्रित होता है, तो आरबीआई मौद्रिक नीतियों के माध्यम से इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। साथ ही आरबीआई तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करे, परंतु सरकार, अगर मान लो कि सरकार अचानक से वेलफेयर स्कीम में पैसा लगा दे, सार्वजनिक बैंक खूब खर्च, सब्सिडी दे दे, खूब सार्वजनिक बैंक, मनरेगा, खूब सड़क और इसका निर्माण कर रही है, पुल बना रही है, तो मार्केट में पैसा तो जाएगा, तो आरबीआई से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो जो मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। लागत जनित मुद्रास्फीति को परिधान के माध्यम से सरकार इसको कम कर सकती है। अब जैसे ऐसे समझो कि लागत जनित मुद्रास्फीति को सरकार सब्सिडी के माध्यम से कैसे कंट्रोल करेगी। ऐसे मान लो कोई चीज 10 रुपए की है, ठीक है, अब सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं है, जो प्रोड्यूसर है आप इसे 5 रुपए की दे दो, आप जो लॉस बनाएंगे हम आपकी भरपाई कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो सरकार ने क्या कर दिया, जो महंगाई है इसको सब्सिडी के माध्यम से कम कर दिया। इसमें आरबीआई की भूमिका नहीं रह जाती है या जीरो के बराबर है, कोई मतलब नहीं है, यहां आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है। संरचनात्मक समस्याएं भी आरबीआई के नियंत्रण से बाहर हैं, इसमें भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह कहा जा सकता है कि अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई और सरकार दोनों का सम्मिलित प्रयास से ही संभव है, तभी मुद्रास्फीति को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओके। और आप ये मेंस में भी आप लिख सकोगे। तो हमने कारक के आधार पर मुद्रास्फीति देखी और मुद्रास्फीति है क्या, इसका प्रभाव, इस सभी को पढ़ा। बाकी जो है हम दर के आधार पर मुद्रास्फीति यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन रेट, तो जो दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हैं वो हम कल की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें से मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होता है, और जो रनवे इन्फ्लेशन होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है, चारों को मैं दर के आधार पर बताऊंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, ओके।